नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे एसी सर्किट्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं था पुराने सिलेबस में, ये दोनों मिला के एक ही चैप्टर थे, अब इसमें अलग अलग कर दिए है। तो एसी जो जनरेट किया है इसके पहले वाले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में समझो एसी जनरेटर है, वो अब इसमें अप्लाई करना है अलग अलग कंपोनेंट को, इंडक्टर को, कैपेसिटर को और रेजिस्टेंस को, और तीनों को भी एक साथ में बाद में एलसीआर सर्किट में। तो आप लोगों ने एक बार वीडियो वापस से देख लो, यानी रिवीजन भी हो जाएंगी और फिर न्यूमेरिकल्स फिर सॉल्व करना। सो फर्स्ट वाले का फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक है। देखो, फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इफ द आरएमएस करंट 5 एम्पियर दिए, आरएमएस करंट इट इज 5 एम्पियर और फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज और द वैल्यू ऑफ करंट निकालना है आफ्टर टाइम 1/300 सेकेंड्स। आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम्स 0, यानी मीन पोजीशन से शुरुआत हो रही। ऑसिलेशन में पता है ना, मीन पोजीशन से शुरुआत हुई तो साइन लेते और एक्सट्रीम पोजीशन से शुरुआत हुई तो कॉस। तो अपन यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। फिर से बोल रहा हूँ, अब इन्होंने क्या बोला है, ये है पीक करंट। अब आप लोग वीडियो देख ही लेना एक बार, तो आप लोगों को एक बार रिवीजन भी हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना। I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी, 0 से शुरुआत हो रही मतलब मीन पोजीशन से, अगर एक्सट्रीम पोजीशन से होती तो यहां लिखते cos ओमेगा टी, ठीक है। उत्तर दे अपने को पता है ऑसिलेशन में। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ओमेगा टी चलो वही निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर I0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, क्योंकि IRMS दिया पीक वैल्यू नहीं है। तो ये वाला रिलेशन लेंगे, IRMS इज इक्वल्स टू I0 अपॉन √2। सो I0 इट इज इक्वल्स टू IRMS यानी 5 इंटू √2 यानी 1.414। एक बार √2 ही रहने दो, बाद में देखेंगे उसको। 5 √2, क्योंकि उसमें √2 ऑप्शन में वैसे ही है। नाउ I इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू इज 5 √2, ये आ गई वैल्यू। साइन ओमेगा मतलब 2 पाई f, f की वैल्यू डायरेक्ट आ रहा 50 इंटू टाइम t 1/300, 1/300, ठीक है। तो ये 50 इंटू 2 यानी 100, इसके साथ कैंसिल, बचेगा π/3। 5 √2 इंटू साइन π/3 यानी 60 यानी √3/2 इंटू √3/2। तो ये इसके साथ कैंसिल कर दो, तो 5 3, ये √2 है, ये 2 है, तो नीचे √2 बचेगा, तो ये आ गया करंट। देखो कौन सा ऑप्शन मैच है, 5 √3/2 ऑप्शन मैच हुआ है B1, तो इसका आंसर है B। इसका आंसर मैच हो गया B1। देखो नोट डाउन कर बेटा, फिर इसको फिर सेकंड ऑर्डर, ठीक है ना। 0 से बोला है sin ओमेगा टी, अगर एक्सट्रीम से बोला तो या तो sin ओमेगा टी माइनस π/2 यानी cos ओमेगा टी भी ले सकते डायरेक्ट, ऑसिलेशन वाले जैसे ये रहेगा। फर्स्ट वाला हो गया, देखिए। तो ये शुरू करने के पहले आप एक बार सारे वीडियोस देख लेना है और फिर ये शुरू करना। देखो निकाल दिया उसको, सेकंड वाला शुरू करना। सेकंड वाला रेजिस्टर और 500 ओम, रेजिस्टर है 500 ओम की वैल्यू दी है, एंड इन इंडक्टेंस L और R दोनों सीरीज में कनेक्टेड है 0.5 हेनरी, यानी ऐसे ये रेजिस्टेंस, ये कॉइल इंडक्टर और यहाँ AC सोर्स तक, ये R ये L। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है और इतना लिखना भी नहीं है, तो फिल इन द ब्लैंक है, रफ में कैलकुलेट करके फाइनल आंसर लिखना पड़ता। तो वो जब आएंगे क्लास में तो पेपर जब होंगे तब मैं बताऊंगा फिल इन द ब्लैंक्स कैसे लिखते हैं शॉर्ट में।
इन अ सीरीज विद एन AC सोर्स का इक्वेशन दिया है v इज इक्वल्स टू 100 √2 sin 1000 इंटू t। देखो इसमें से कुछ वैल्यूज गिवन में निकल जाएंगी। अपने को याद है इक्वेशन v इज इक्वल्स टू या e इज इक्वल्स टू था, तो इन्होंने v लिखा है तो अपन भी v लिखेंगे। v इज इक्वल्स टू v0 sin ओमेगा t। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ओमेगा 1000 और v0 लगेगा तो लेंगे 100 √2। तो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में e इज इक्वल्स टू e0 लिए है सारे, और यहाँ इन्होंने v दिया है तो अपन v ले लेंगे। पावर फैक्टर याद है cos phi को ही पावर फैक्टर बोलते हैं। इट इज r अपॉन z, इंपीडेंस ट्रायंगल वगैरह में बताया है। cos phi इट इज r अपॉन z, z इज द इंपीडेंस, r इज द रेजिस्टेंस। तो इंपीडेंस निकालना है, तो इसके लिए z चाहिए, r तो है, तो z का फॉर्मूला है √r² प्लस xl माइनस xc होल स्क्वायर, पर c तो है ही नहीं इसीलिए सिर्फ xl लिखा है। इसकी वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पावर फैक्टर मिल जाएगा। हाँ, तो ओमेगा की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पे 1000 रेडियन पर सेकेंड। तो पहले हम निकाल रहे हैं XL का फॉर्मूला है ओमेगा L। ओमेगा की वैल्यू 1000 और L की वैल्यू 0.5, तो इट बिकम्स 500 ओहम। ये निकल गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, उसका भी यूनिट वही ओहम। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 500 रेजिस्टेंस की वैल्यू प्लस इसकी भी वैल्यू 500 ही आई है, ठीक है, तो दोनों सेम ही है तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 500 बाहर, 2 बार है इसलिए अंदर बचेगा रूट। तो इसमें वैल्यू डालेंगे 500 अपॉन z की वैल्यू निकली है 500 √2, 500 कैंसिल, सो cos phi is 1/√2। ए ऑप्शन में मैच हो गया। क्या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे 0.707 1/√2 का रेसिप्रोकल, तो वो नहीं चाहिए ऐसे ही। तो यहाँ पे हमारा आंसर मैच हो गया। सेकंड वाला लिया है ये अपन ने, फर्स्ट का सेकंड फिल इन द ब्लैंक, और आंसर मैच हुआ अपना ए वाला ऑप्शन। ये आ गया ए आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए मैच हो गया 1/√2। नोट डाउन करो बेटा इसको। फिर से पूरा बेटा एक बार आप लोगों ने वीडियोस वापस से देख लेना, एसी सर्किट के है वहीं पे, और फिर ये सॉल्व करना। नोट डाउन कर लो। अब देखो आगे फर्स्ट का फिल इन द ब्लैंक, अब हम ले रहे थर्ड वाला। इन अ सर्किट LCR, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, L, C और R। थीटा की वैल्यू दिया है, करंट लीड्स 10 दिया है, सॉरी 45 डिग्री, फॉर्मूला लिख के उसका। अब अपने को C की वैल्यू निकालना है, तो अपन ने इंपीडेंस ट्रायंगल जब लिया था उसके पहले ही था वो 10 ये हमने डिराइव किया है XL माइनस XC अपॉन R, इसी को लेके इंपीडेंस ट्रायंगल बनाया था और cos phi की वैल्यू निकाली थी R अपॉन Z। तो ये हमने डिराइव किया, ये है सीरीज LCR सर्किट में देख लेंगे, ये फॉर्मूला मिल जाएगा 10 XL माइनस XC अपॉन R। 10 यानी 45 यानी 1, इट इज XL माइनस XC अपॉन R, तो R इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, R विल बी XL माइनस XC। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले, फिर उसको अरेंज करेंगे। सो R वहीं रखेंगे पहले, R अच्छा शिफ्ट कर देते पहले, XC इधर ले लेते, सो XC इज इक्वल्स टू XL माइनस R। अब XC की वैल्यू 1/2 पाई f c, ओमेगा c भी लिख सकते थे पर 2 पाई f चाहिए वहां पे, ऑप्शन में देखो सारे में 2 पाई f है, इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू 2 पाई f इंटू L माइनस R, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर लो, सो 1/c इज 2 पाई f, ब्रैकेट में ये डाल देंगे 2 पाई f
इंटू एल माइनस आर। ये इधर खाली मल्टीप्लाई किया है, इसको ब्रैकेट में डालना, ये इसको ब्रैकेट में रखना है, ये खाली बाहर मल्टीप्लिकेशन में आप देखो रिवर्स कर लो। C is equals to V upon में 1 upon 2 pi f in bracket 2 pi f l minus r। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। देखो कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा हूँ। 2 pi f l माइनस r यानी b वाले के साथ मैच हो गया, और इसका ऑप्शन आया बी, थर्ड वाला। देखो मिटा रहे, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो फर्स्ट का नेक्स्ट फिल द ब्लैंक ले रहे, फोर्थ। एंड एसी सर्किट ईएमएफ और करंट का इक्वेशन दिया है, E is equals to 150 sin 150 into t, और I is equals to 150 sin 150 t plus pi by 3। तो हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, E is equals to E0 sin ओमेगा t, और I को कंपेयर करेंगे I0 sin ओमेगा t प्लस 5, फेज डिफरेंस 5, फिर 5 की वैल्यू पाई बाय 3, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं उन्होंने क्या पूछा है। द पावर डेसिपेटेड का फॉर्मूला है P is equals to E0 I0 अपॉन 2 इंटू cos 5। तो एक्चुअल में इसको फिर 2 को हमने सेपरेट किया था, √2 किया था, फिर वो बना था ERMS इंटू IRMS इंटू cos 5, पर ये नहीं चाहिए अभी, E0 और I0 यहाँ से निकल जाएंगे अपना। तो देखते हैं इसको हटाना, नेक्स्ट स्टेप नहीं लेना है, ये स्टेप लेना है। तो ध्यान से देखो, इसकी जगह देखो, E0 की जगह है 150, E0 आ गया 150 वोल्ट, I0 की जगह भी 150 है, तो I0 भी ले लिया 150 एम्पियर, और हमारे को चाहिए फाई की वैल्यू है पाई बाय 3, सो इट इंप्लाइज cos 5 इट इज 1/2 cos 60। ठीक है, तो पावर डेसिपेटेड ही निकालना है आपको। लेंगे E0 150 I0 150 डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 5 की वैल्यू 1/2, तो ये बचेगा 75 इंटू 75। मल्टीप्लाई करो 75 5625। पावर है 5625, तो ये हमारा आंसर मैच हुआ है सी वाला, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन मैच हो। ये इसके साथ कंपेयर किया है, इसको इसके साथ कंपेयर किया है, फेज डिफरेंस है पाई बाय 3, ये 5 की वैल्यू पाई बाय 3 निकाला। नोट डाउन कर लो, फिर लास्ट फिल इन द ब्लैंक ले लो।
अब देखो फर्स्ट का लास्ट फिल इन द ब्लैंक ले रहे हैं, इट इज फिफ्थ। A series LCR circuit has phase difference between voltage and current, phi की वैल्यू दी है 45 डिग्री। पावर फैक्टर निकालना है, पावर फैक्टर इट इज cos phi, यहाँ आएगा cos 45 डिग्री यानी 1/√2। ठीक है, पॉइंट में तो 1/√2 यानी 1.414, इसका रेसिप्रोकल देख लेना। सो वी विल गेट cos phi इज इक्वल्स टू 0.7071 आएगा, तो अभी फिलहाल इतना ही लेंगे। तो 0.707 मैच हो गया, यानी अपना ऑप्शन मैच हो गया B1। ये अपना B ऑप्शन मैच हो गया। देख लो एक बार, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं। चलो सेकेंड वाला लेते हैं। क्वेश्चन सेकेंड का हम लोग अभी ले रहे हैं फर्स्ट वाला। क्वेश्चन देखना, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर। ये लैम्प है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर, और यहाँ हम वोल्टेज लगाएंगे सपोज कि ये कैपेसिटर, एंड AC सोर्स इज ग्लोइंग विद सर्टेन ब्राइटनेस, कुछ ब्राइटनेस से वो ग्लो हो रहा है, AC सोर्स लगाया वहां पे। हाउ डज द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प चेंज ऑन इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे तो ब्राइटनेस कैसे चेंज होगी वो बताना है। सो यहाँ लिखेंगे व्हेन बल्ब इज कनेक्टेड in series with कैपेसिटर, पूरा लिखना कैपेसिटर C, इंपीडेंस का फॉर्मूला लिख रहे हैं, इंपीडेंस का फॉर्मूला Z इज इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, पर XL नहीं है C है तो वो ले। सो यहाँ R जो है it is resistance of the bulb, वो बल्ब का रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक मिनट, ये गैप इसमें है, मुझे जाने दे। तो देखो आगे XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसका फॉर्मूला है 1/ω/C। ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, बट रेजिस्टर जो ऑपोजिशन क्रिएट करता है वो ये, कैपेसिटर जो ऑपोजिशन क्रिएट करता है ये, ठीक है। डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, निकालना भी नहीं है। अब देखो, इफ C इंक्रीजेस, C इंक्रीजेस, C की वैल्यू इंक्रीज किया तो देखो यहाँ कौन सा है 1/ω/C, मतलब कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स। तो यहाँ लिखेंगे इफ C इंक्रीजेस XC डिक्रीजेस। देखना सब इक्वेशन बराबर लिखे, फिर से देखो पहले क्या लिखते हैं। ये बल्ब है, तो कैपेसिटर सीरीज में लगाया है, बल्ब का रेजिस्टेंस R है, इसका कैपेसिटी C है। व्हेन बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटर, ठीक है, इंपीडेंस का फॉर्मूला ये आ गया। इसमें R रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब है, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, 1/ω/C उसका फॉर्मूला। C की वैल्यू इंक्रीज करने को बोला है, C की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी, XC की वैल्यू, ठीक है, ये लिख लिया। अब XC अगर डिक्रीज हुआ तो डेफिनेटली Z भी डिक्रीज होगा, तो Z आल्सो डिक्रीजेस। अब ओम्स लॉ लगा रहे, करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू V, वो EMF E भी डिनोट कर सकते या V भी डिनोट कर सकते, अपॉन रेजिस्टेंस टोटल Z इंपीडेंस। तो Z डिक्रीज हुआ, सो देयरफॉर करंट इंक्रीजेस। और
और लिखना साथ में इफ करंट इंक्रीजेस द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल इंक्रीज। अगर करंट बढ़ रहा तो ब्राइटनेस भी बढ़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे thus ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इंक्रीजेस। देखो इतना लिखना पड़ेगा, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, 2 मार्क के लिए आएगा। फिर से सुनना, और अगर 1 मार्क के लिए आए तो डायरेक्ट ये लाइन लिख देना, द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इंक्रीजेस। एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। 1 मार्क का आया तो एक वर्ड या वो एक लाइन को ही मार्क रहेगा। 2 मार्क के लिए आया तो पूरा करना पड़ेगा। फिर से सुनो, बल्ब और कैपेसिटर सीरीज में लगाया है, ये हो गया उसका इंपीडेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अब ध्यान से देखना उसको, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंपीडेंस। हो गया इंपीडेंस, जिसमें XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, R छोड़ो, तो ओमेगा C की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो XC की वैल्यू डिक्रीज होगी, इनवर्स रिलेशन है। देखो अब ये वैल्यू डिक्रीज हुई तो डेफिनेटली Z की भी वैल्यू डिक्रीज होगी। अब Z की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो करंट की वैल्यू इंक्रीज, अपोजिशन कम हुआ है तो करंट इंक्रीज हुआ है, करंट इंक्रीज होगा तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब भी क्या होंगी, इंक्रीज। देखो तो इस तरह लिखना पड़ेगा। फिर से देखो क्या लिखा है, when bulb is connected in series with capacitor impedance is given by, इसमें जो XC है, R तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब है, XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 ओमेगा C। C की वैल्यू इंक्रीज हुई मतलब XC की वैल्यू डिक्रीज हुई। अब इसमें XC की वैल्यू डिक्रीज हुई तो डेफिनेटली Z की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। Z की वैल्यू डिक्रीज हो गई यहाँ पे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, करंट इंक्रीज हुआ तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब भी क्या होगा, इंक्रीज। देख लो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 1 मार्क के लिए आया है तो सिर्फ ये लाइन को मार्क्स रहेंगे, 2 मार्क के लिए आया है तो फिर पूरा मेथड से कर लेना उसको। देख लो नोट डाउन कर लो, जो एक्स्ट्रा का क्वेश्चन है वो ही ले रहे हैं, जो अपने नोट्स में या प्रॉपर है सब वीडियो में वो नहीं ले रहे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, फर्स्ट लिया था, अब ले रहे सेकंड। देखो उन्होंने क्या बोला, द टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस व्हेन अ कैपेसिटर इज एडेड इन सीरीज विद L and R। तो समझो पहले L और R ही है, तो इंपीडेंस का फॉर्मूला LR लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, पर XC है ही नहीं, पहले L और R ही है। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1। फिर A समझिए, ये B। नाउ अब LCR कैपेसिटर ऐड करो तो इंपीडेंस हो गया ये LCR सर्किट, ठीक है, इंपीडेंस हो गया LCR सर्किट का। तो अब इसका हम लिखेंगे Z LCR सर्किट के लिए अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो XL प्लस R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर है। अब यहां हमने सेकंड केस में जब कैपेसिटर लगाया है तो इसमें फॉर्मूले में बन गया XL माइनस XC, यानी इसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा तो डेफिनेटली ये वैल्यू कम होगी, तो बस वही लिखना है अपने को। Therefore from equation 1 and 2, अब ये जो भी होगा समझो ये 4 होगा, 4 का स्क्वायर XL की वैल्यू, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 भी होंगी तो 4 माइनस 1 स्क्वायर करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली पहले 4 स्क्वायर था अब 3 स्क्वायर आया, थोड़ा तो माइनस हो ही रहा, कुछ भी वो वैल्यू माइनस होंगी, तो ये माइनस हो रही वैल्यू इसमें से, तो डेफिनेटली ये वैल्यू कम आएगी। अपन वही लिख रहे हैं Z L R इज ग्रेटर देन इससे, Z L C R, फिर उन्होंने जैसे पूछा है वैसे लिख लेना 10, पूरा क्वेश्चन में से लिखना है। क्या लिखेंगे सुन लो, thus total impedance of the circuit decreases when the capacitor is added in series with the L and R। explain why मत लिख लेना, वो हो गया। तो ये लिखा है इक्वेशन 1, जहां L और R थे ये इक्वेशन मिला, LCR C लगा दिया तो ये इक्वेशन मिला, तो डेफिनेटली यहाँ माइनस हो रहा तो इससे तो आंसर वो थोड़ा सा कम ही आएगा, तो ये कम है। तो अपन वही बोल रहे हैं कि अगर आप कैपेसिटर लगाएंगे तो इंपीडेंस कम हो गया, तो वही लिखना है। तो यहाँ 10 के बाद क्या लिखेंगे, 10
we can say that the total impedance of the circuit decreases when a capacitor is added in series with LR. क्वेश्चन में से लिखना है, तो एक्सप्लेन वाई छोड़ के बाकी पूरा लिख लेना. Thus we can say that total impedance of the circuit decreases when a capacitor is added in series with L and R. ये लिखना है, नोट डाउन करो, निकालिए फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड वाला है. For a very high frequency AC supply, एक मिनट, second or third. For a high frequency AC supply, a capacitor behave like a pure conductor. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है 1/2 पाई FC. तो लिखना कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी अपोजिशन का फॉर्मूला, F के साथ इनवर्स वेरिएशन. इफ F इज वेरी हाई, XC इज स्मॉल. तो फिर लिखना 10. फिर क्वेश्चन में से पूरा का पूरा लिख लेना क्या पूछा है. देखो, तो उन्होंने वही बोला है कि हाई फ्रीक्वेंसी है, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई है तो डेफिनेटली XC कम हो गया. XC कम मतलब अपोजिशन कम, अपोजिशन कम, तो यहीं वो लिखने वाले हैं कि 10 फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी AC सप्लाई अ कैपेसिटर बिहेव लाइक अ प्योर कंडक्टर. हाई फ्रीक्वेंसी स्मॉल रहेगा अपोजिशन. और अगर उल्टा भी होता, तो अगर F लो होता, वेरी लो, तो XC की वैल्यू क्या हो जाएंगी, हाई. इस टाइम पे अगर वो बोला कि इंसुलेटर की तरह बिहेव करना तो भी चलेगा. ठीक है, तो क्वेश्चन में बदल के भी आ सकता कि फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो, सो XC हो जाएगा हाई. फ्रीक्वेंसी लो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी अपोजिशन हाई, तो इट विल बिहेव लाइक अ इंसुलेटर. तो वो उल्टा भी आ सकता, ध्यान रखना. तो अभी तो फिलहाल ये है. देखो फिर से कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला XC = 1/2 पाई FC. फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, अगर ये वैल्यू हाई है फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई तो XC इज वेरी स्मॉल. ठीक है, वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल. अगर ये वैल्यू वेरी हाई है तो ये वैल्यू वेरी स्मॉल. thus we can say that for high frequency AC capacitor behave like an conductor, क्योंकि अपोजिशन स्मॉल है. तो ये लिख देना वहां. लास्ट लाइन कैसे लिखेंगे, 10 for very high frequency AC supply a capacitor behave like a pure conductor. ऐसा लिखना है वहां. ये हो गया थर्ड. फोर्थ वाला व्हाट इज वेटलेस करंट वो है. फिफ्थ वाला ले लेते, सेकंड क्वेश्चन खत्म होगा. नोट पे लिखा है वेटलेस करंट. जब अपन इंडक्टर या कैपेसिटर लगाएंगे प्योर, तो पावर डिसिपेटेड कितना था, 0. तो वही हमने लिया था वो वेटलेस करंट. दैट करंट इज कॉल्ड वेटलेस करंट. पावर नहीं है ना, तो वो आप लोगों ने देख लेना एक बार, वो है. तो देखो सेकेंड वाले का ले रहे हैं, फिफ्थ लास्ट है सेकेंड वाले का. व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट. रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी LC सर्किट का था 1/2 पाई √LC. तो ये हो गई नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट. ये हो गया फर्स्ट आंसर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई √LC. उसके आगे उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द रिएक्टेंस एट दैट फ्रीक्वेंसी. तो ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है. सीरीज और पैरेलल दोनों में हमने रेजोनेंस की कंडीशन डाला था XL = XC. देयरफॉर रिएक्टेंस मतलब XL - XC, इट विल बी 0. तो वर्ड में लिखना रिएक्टेंस इज 0. ये देखो, जो अपन इंपीडेंस लिखते हैं √R² और ये XL - XC होल स्क्वायर, तो ये इंपीडेंस है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट. ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रेजिस्टर. ये है रिएक्टेंस, टोटल रिएक्टेंस XL - XC.
इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो उन्होंने रिएक्टेंस पूछा है, रिएक्टेंस की वैल्यू देख लो। तो ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है या उस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये कंडीशन दोनों में सीरीज और पैरेलल में हमने लिखा था XL = XC, तभी ये कंडीशन मिलेंगी। सॉल्व किया था इसको, ये आंसर मिला है। तो रिएक्टेंस हो गया 0। XL - XC 0। अगर ये दोनों सेम है तो XL - XC रिएक्टेंस विल बी 0। तो वर्ड में लिखना एट नेचुरल फ्रीक्वेंसी या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंस XL - XC इज 0। नोट डाउन कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रहे हैं, 3 in series LR circuit XL = R and power factor is P1। देखो पावर फैक्टर, देखो P1 से डिनोट नहीं करना चाहिए था पर उन्होंने किया है तो हम भी करेंगे। पावर फैक्टर का फॉर्मूला बेसिक लिख रहे हैं, इट इज R/Z। तो उसमें दो कंडीशन दी है, देखो फर्स्ट एक LR सर्किट है ना, तो इंपीडेंस का फॉर्मूला आएगा √R² + XL²। LR सर्किट है, तो ये XL आ गया, पर उन्होंने दिया है XL = R। ठीक है, तो Z कैन बी रिटन एज, ये दोनों सेम है, तो R लिखो या XL लिखो, एक ही बात है। और फैक्टर निकालना, सो दोनों सेम, ट्वाइस रूट में और लिख लिया R, ये दोनों सेम ही है। देखिए पावर फैक्टर निकालना है, P1 लिखने को बोला है तो P1 लिखेंगे, cos phi1 = R/Z। Z की वैल्यू √2 × R, तो इट इज 1/√2 बचेगा खाली। ठीक है, अब B वाला देखते हैं। B वाले में कैपेसिटर भी ऐड किया और XL = XC दिया है। तो यहाँ देखते हैं LCR सर्किट के लिए, तो वैसे ही करेंगे, पहले इंपीडेंस लिखेंगे √R² + XL - XC²। अब उन्होंने दिया है XL = XC, तो ये तो 0 हो गया, ये स्क्वायर बचेगा, रूट हट जाएंगे, यानी Z = R। तो अब सेकेंड पावर फैक्टर P2 = cos phi2, इट इज R/Z। Z की वैल्यू है R, तो ये आ गया 1। ये 1/√2, वो 1 लेना, सो दोनों का रेशियो लेना है। फिर P1/P2 इट इज 1/√2, ये तो 1 ही है ना, ये 1/√2, वही निकालना था, P1/P2। तो पहले LR सर्किट है, ये इंपीडेंस का फॉर्मूला, फिर LCR सर्किट, ये इंपीडेंस का फॉर्मूला। यहां कंडीशन दिया है गिवन ये, और यहाँ ये गिवन है, ठीक है, दोनों गिवन हो गए। तो ये वैल्यू इसमें डालेंगे, तो ये आंसर मिला पावर फैक्टर का। ये फॉर्मूला यूज करके उन्होंने P1 लिखने को बोला है, बट P पावर का सिंबल होता, पर उन्होंने पावर फैक्टर का बोल दिया, तो जैसा बोला है वैसा लेना पड़ेगा। तो पावर फैक्टर है cos phi, R/Z, ये Z की वैल्यू डाल दो। तो यहाँ पे भी कंडीशन में Z = मिला है R, तो R/Z यानी R/R इट इज 1। बाद में उन दोनों का रेशियो। ये थर्ड वाला क्वेश्चन करो, नोट करो। अब देखो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ का भी एक पार्ट अपना हो चुका है। फोर्थ वाले में और फिफ्थ वाले में इंडक्टर और कैपेसिटर लिया है। सिर्फ इंडक्टर या सिर्फ कैपेसिटर लगाएंगे एसी सोर्स को, तो पावर डेसिपेटेड, एवरेज पावर डेसिपेटेड आया था इन वन कंप्लीट साइकिल इज 0। तो वो हमने पूरा वीडियो में बताया है, नोट्स में भी है,
तो वो वैसे का वैसा ही है। सिक्स्थ वाले में भी ए पोर्शन में पावर का ही फॉर्मूला डिराइव करना है, वो भी वैसा का वैसा ही है। सिक्स्थ वाले का बी बता रहा खाली। तो 4, 5, 6 इंडक्टर, कैपेसिटर और एलसीआर सर्किट तीनों में जो पावर डेसिपेटेड है उसका इक्वेशन देख लेना, वीडियो में डिराइव किए हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर में एवरेज पावर डेसिपेटेड इन वन कंप्लीट साइकिल इज 0 और एलसीआर का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था जो सिक्स्थ वाले में है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला था ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi, ये डिराइव करना है। उसके बाद बी वाला सॉल्व कर रहे हैं, ये लिखना है उसमें cos phi इज पावर फैक्टर। cos phi क्या है? पावर फैक्टर। क्वेश्चन सुनना बी वाला क्या है। फॉर सर्किट यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर लो पावर फैक्टर इंप्लाइज लार्ज पावर लॉस। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इफ cos phi इज स्मॉल बोला है लो, P एवरेज इज लो या लेस, जो पावर ट्रांसमिट करेंगे वो कम है, thus we can say that there is more loss। इसकी वैल्यू कम है तो इसकी भी वैल्यू कम होगी। पावर फैक्टर की आइडियल केस में वैल्यू होनी चाहिए 1, ठीक है, कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है वो, बट लॉस हो रहा होगा कुछ तो कम रहेंगे। अगर बहुत ज्यादा कम है 0 के क्लोज तो पावर भी कम हो जाएगा, पावर जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो कम हो गया, मतलब लॉस ज्यादा होगा। तो वही आप लोगों को ध्यान लिखना है वर्ड्स में। देख लो एक बार, फिर से देखना। तो ये हमने पहले डिराइव किया है, P एवरेज इज इक्वल्स टू ERMS इनटू IRMS इनटू cos phi ए वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में लिखेंगे cos phi इज पावर फैक्टर उसमें। तो इफ cos phi इज लो यानी पावर फैक्टर इज लो, एवरेज पावर इज आल्सो लो या लेस। सो जो अपन पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं वो लेस है, द पावर व्हिच वी आर ट्रांसमिटिंग इज लेस मींस देयर इज मोर लॉस। अगर कम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब लॉस होगा। ठीक है, फिर से बताएगा ए वाले में डेरिवेशन है, ये इक्वेशन डिराइव करना है हम लोगों को। देखो डिराइव द करंट रिड्यूस द एवरेज पावर। ठीक है, पावर ही निकालना है। फिर पावर का इक्वेशन आ गया, फिर cos phi पावर फैक्टर लिख लिया, फिर लिखना इफ cos phi इज लो, P एवरेज इज लो या लेस, thus the power which we are transmitting, जो अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं वो है ये पावर and it is less, thus we can say that there is more loss। तो वही उन्होंने पूछा है। देखो for circuit used for transporting electric power a low power factor implies large power loss। तो वो लिखना है उसमें, thus we can say। फिर से देखो cos phi पावर फैक्टर इज if cos phi is low the average power is low or less which we are transmitting, thus we can say that there is more loss। तो इतना लिखना है। देख लो 6 को 4 5 6 हुए, 6 का बी वाला पार्ट यहां से आगे लिखना है। देख लो एक बार, तो देखो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये तो पहले डिराइव हो चुका है ए वाले ऑप्शन में। अब बी वाले में लिखना P एवरेज ERMS इनटू IRMS इनटू cos phi, वेयर cos phi इज पावर फैक्टर। फिर लिखना अ लो पावर फैक्टर, यानी इसकी वैल्यू अगर कम है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी इससे। ठीक है, तो अ लो पावर फैक्टर मींस द पावर अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इज लेस देन ERMS इनटू IRMS। ये भी पावर ही है, P इज इक्वल्स टू V इनटू I, इससे कम रहेगी ये वैल्यू, तो दैट इज देयर इज अ लॉस। देखो अगर इसका आंसर 4 है और इसका आंसर 1 है समझो cos phi का, तो पूरा पावर ट्रांसफर हो गया। बट अगर cos की वैल्यू 0.2 है तो एक्चुअल पावर ये है और एवरेज पावर ये है, ट्रू पावर ये और ये एवरेज पावर, तो आंसर आएगा 0.8। जबकि 4 था और ट्रांसफर एवरेज हो रहा 0.8 का। तो ये जितनी वैल्यू कम रहेगी उतना ही वहां पे क्या होगा, लॉस। ठीक है, तो ऐसे आप लोग वो लिख सकते हैं वहां पे एक लाइन। A low power factor means the power available for transportation, यानी इसकी वैल्यू लो है तो इससे ये वैल्यू कम, अपनी नंबर्स में बताया है, that is there is loss of power।
7th वाला देख रहे हैं। A device Y is connected across an AC source. डिवाइस का नाम नहीं दिया है, EMF दिया है। E is equals to E0 sin ओमेगा t और करंट का इक्वेशन दिया है I is equals to I0 sin ओमेगा t plus pi by 2 sin ओमेगा t plus pi by 2. The current through Y is given by identify the device Y. सबसे पहले हमको वो डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग ए वाले में लिख रहे हैं, हम लोग करंट लेगा, करंट लीड्स द ईएमएफ, प्लस है ना, मतलब करंट आ गया पाई बाय 2 से, करंट लीड्स द ईएमएफ बाय फेज डिफरेंस पाई बाय 2 10, और ऐसा होता द डिवाइस Y is a capacitor. ये हो गया अपना आंसर ए वाले का, ठीक है। सो कैपेसिटर आ गया उसका आंसर। ये हो गया कैपेसिटर। तो अगर ईएमएफ लीड करता तो इंडक्टर, ईएमएफ लेग बिहाइंड है या करंट लीड कर रहा है, एक ही बात है, करंट लीड कर रहा है, इट इज अ कैपेसिटर है, लिखा हुआ देख लेना, ये समझाया देखिए। तो यहां से देखा हमने करंट लीड कर रहा तो कैपेसिटर है, अगर ईएमएफ लीड कर रहा होता तो इंडक्टर लिखते हैं। देखो तो पहला आंसर हो गया, ऐसे कैसे लिखना है। सेकंड देखो क्या है, पहले आइडेंटिफाई हो गया डिवाइस कैपेसिटर है, ड्रॉ द ग्राफ निकाल रहे, तो ये लिखा हुआ मिटा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ भी ड्रॉ किया है पर इसमें है तो ड्रॉ कर लेते हैं। ए वाला ऑप्शन हो गया, करंट लीड्स द ईएमएफ, करंट लीड कर रहा है ईएमएफ को बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2, does the device Y, जो डिवाइस उन्होंने बोला है Y इज अ कैपेसिटर, ये हो गया ए ऑप्शन हो गया। बी वाले में ग्राफ करना है, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है अभी, सामने ये इक्वेशन, ईएमएफ ज्यादा रखना, ओमेगा टी ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई 3 पाई बाय 2 एंड इट इज 2 पाई। ईएमएफ मार्क कर लेते पहले, E0 पीक ईएमएफ माइनस E0, पहले इसको मार्क कर लो, साइन 0 इज 0, साइन 90 1, फिर 0, फिर -1 एंड देन अगेन 0। ये तुम लोगों ने बराबर बनाना, ये हो गया ईएमएफ का। अब करंट का बनाने के लिए हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, I0 cos ओमेगा टी, तो डायरेक्टली ले सकते हैं, ईएमएफ लीड कर रहा तो सॉरी करंट लीड कर रहा तो यहां से शुरू करना, लैग बिहाइंड होता तो इधर से करना, I0 और ये माइनस I0 cos ओमेगा टी लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत छोड़ दो। उसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ये ग्राफ प्लॉट किया है जब कैपेसिटर का डिराइव किया था, उसमें ग्राफ भी है, फेजर डायग्राम भी है, तो इसमें ग्राफ भी पूछा है, फेजर डायग्राम भी है बाद में, तो देख लेना। तो ये cos लिख सकते हैं आप लोग चाहे तो, I0 cos ओमेगा टी, cos 0 पहले 1, फिर 0, फिर -1, then 0, then again 1। तो ये ब्लैक वाला जो है वो हो गया ईएमएफ का, और ब्लू वाला जो हो गया वो हो गया करंट। ये हो गया ग्राफ, ये हो गया अपना बी वाला। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है उसमें, सी वाला देखते हैं। सी वाला, हाउ डज द रिएक्टेंस ऑफ द डिवाइस Y वेरी विद द फ्रीक्वेंसी, ग्राफ के हिसाब से बताया। तो
क्या पता चला अपने को, वो कैपेसिटर है, तो रिएक्टेंस है कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा c और 2πfc। ग्राफ खाली ऐसे ही बनाना है ग्राफ। सो xc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन। ये फ्रीक्वेंसी, ये xc, ये ऐसा ग्राफ है। ये सी वाले का आंसर हो गया। नंबर्स वगैरह नहीं डालना है, खाली रफ डायग्राम बनाना है, रफ ग्राफ बनाना है। ये फॉर्मूला हो गया। अपने को पता चल गया कैपेसिटर है, कैपेसिटर है तो इनवर्स वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये इनवर्स वेरिएशन का ग्राफ। अगर इंडक्टर होता तो डायरेक्ट वेरिएशन वाला ग्राफ होता, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट वेरिएशन है, पर डिवाइस कैपेसिटर है तो ये फेजर डायग्राम भी बनाना है डी वाले में, तो वो भी बना लेते हैं फेजर डायग्राम। तो ये मिटा देता फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बना रहे डी वाले में। देखो डी वाले में क्या पूछा है, ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर द डिवाइस y, उसकी फेजर डायग्राम बनाना है। ये फेजर डायग्राम पहले ईएमएफ बताना, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ज्यादा बताना, ये ईएमएफ ठीक है E0, और ये है ओमेगा t। करंट π/2 से लीड कर रहा, तो करंट यहाँ बताएंगे, और ये एंगल पूरा 90 है। ये है हमारा I0, बस हो गई फेजर डायग्राम। चाहे तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, कोई जरूरी नहीं। ये है E = E0 sin ओमेगा t, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इट इज I = I0 sin I = I0 sin ओमेगा t प्लस π/, और ये अंदर 90 डिग्री रखना, यहाँ से आगे लीड करना ना π/2 से, तो ये हो गया फेजर डायग्राम। देखिए नोट डाउन कर लिए। इसके बाद न्यूमेरिकल्स है चालू होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।